हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का थर्ड टॉपिक महाजनपद काल के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं थर्ड टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं आज का महाजनपद काल। आपने वैदिक काल तक का पढ़ लिया है सेकंड टॉपिक में। तो आज का थर्ड टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानियाँ हैं। तो इसमें से आप वीडियो को रोककर मिलान कर सकते हैं कौन सी जनपद की कौन सी राजधानी थी। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो ऑप्शन ए सही है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हरेक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक नाम से जाना जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था? तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था, जिसका वर्तमान नाम पटना है। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन सा था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने बौद्ध संगीति की ट्रिक वाली वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। उसमें मैं सभी बौद्ध संगीतियों के डेट और उनके अध्यक्ष और कौन उस समय के शासनकाल किनका शासनकाल था वो सभी उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है काला अशोक, ऑप्शन बी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस, जिसको पुरु की सेना, पुरु भी बोलते हैं पोरस को। तो सिकंदर महान और पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो पड़ाव डाला हुआ था और इसी नदी के किनारे इनकी युद्ध भी हुई थी, जिसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं या हेडियर स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है। ऑप्शन बी सही है। किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो किस मृदभांड को? तो इसका आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन के मृदभांड को शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माना गया है। 8वां है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था या क्या कहा गया है? तो भोजक एवं ग्राम भोजक भी बोला जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, ऑप्शन ए। नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज और जेंडरमीज कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद को अग्नमीज और जेंडरमीज कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ था। और दूसरा विदेशी आक्रमण देखिए 23 वाले में है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों के द्वारा हुआ था। मतलब आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतकर उसे बाद में फारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो कौन से शासक ने भारतीय भूभाग को जीतकर फारस का साम्राज्य बनाया था 20वां? तो इसका आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरियस या दारयाबाहु प्रथम। देखिए 15वां क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऊपर भी आप लोगों ने किया है। हाइडे स्पीच या वितेस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, इसका युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था वो किनके किनके बीच में हुआ था? तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। हाइडे स्पीच कब हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध तो 326 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए सही है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी ऊपर देखा है हम लोगों ने। 17वां क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ शासक है, दूसरे तरफ वंश है। तो बिंबिसार हरेक वंश से संबंधित है। काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। और महापद्मानंद नंद वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश ये बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 18वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। महाजनपद एक तरफ है, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र है। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका मैच कर सकते हैं। तो मगध संबंधित है, पटना व गया के जिले से संबंधित है।
मतलब आधुनिक क्षेत्र है इस समय पटना और गया के जिले में आता है मगध का। और वत्स का आता है इलाहाबाद में, कौशल का आता है अवध में, और अवंती का आता है मालवा में। तो ऑप्शन ए सही हो गया इसका। 19वां क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी मगध की गिरिव्रज और राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो किस शासक ने इसको चयन किया था पाटलिपुत्र को? तो पाटलिपुत्र नगर स्थापना भी किया था उदयन ने, और इसको राजधानी भी अपनी बनाई थी इसी उदयन ने। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों की सूची विद्यमान है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो जब सिकंदर महान आक्रमण के लिए भारत में आया था तो उस समय भारत के सम्राट थे घनानंद। ऑप्शन बी सही है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं सदी में हुआ था, 6वीं सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरे में है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरे में है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो गया। फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ राजा है दूसरी तरफ उसके राज्य हैं। तो आप आराम से वीडियो को रोककर चाहे तो इसका मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर है पहले वाले का, प्रौद्धत संबंधित है अवंती से। ए का 3 सिर्फ सी में है तो यही सही हो गया ऑप्शन सर। आप बाकी मैच कर सकते हैं, वीडियो को रोककर आप मैच कर लीजिएगा। उदयन का संबंध है वत्स से, और प्रसेनजीत का संबंध है कौशल से, और अजातशत्रु का संबंध है मगध से। तो यही था। 6वें पे आते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी एक नहर? कलिंग में खोदी गई थी। यही कलिंग है जहाँ पे अशोक ने जाकर यहाँ पे जो बाहरी या दूसरे राजाओं ने कब्जा किया था, या वहाँ के सम्राट का मतलब अधीन नहीं आना चाहते थे, तो वहाँ पे जाके अशोक ने ही इसको सुलटाया था या यहाँ पे मारकाट किया था। 7वां क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा, डेरियस। ऑप्शन सी सही है। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? तो मगध के राजा इनका युद्ध हुआ था वज्जी वैशाली में इनका युद्ध हुआ था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ वसूल, जिसका अर्थ होता है रथ वसूल का, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो अजातशत्रु ने ही पहली बार ऐसा हथियार प्रयोग किया था और ऐसा रथ यूज किया था। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट यही घनानंद था, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर अपना साम्राज्य फैलाया था। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब से हुआ है? तो 600 ईसा पूर्व से हुआ है। इससे पहले वस्तु विनिमय की प्रणाली नहीं, अभी तो नहीं, बहुत पहले वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी, लेकिन जो मुद्राएं या सिक्कों का प्रचलन हुआ था वो 600 ईसा पूर्व से ही शुरू हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन से बौद्ध जी के समकालीन थे? तो इसमें से अजातशत्रु और प्रसेनजीत यही दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन थे, बाकी बिंदुसार नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए रोक के वीडियो। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उत्पादन, यही राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका आंसर है अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए मगध के राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय अपने राज्य में बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था?
तो इनमें से नहीं किया था पूछा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। काशी का विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था काशी और लिच्छवी का विलय। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए आराम से वीडियो को रोककर आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, तो ये सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वक्षत्राक तक या इसको क्षत्रियों का अंत करने वाला एकारट की उपाधि का धारण किया था। तो हाँ, ये देखिए महापद्मानंद को एकारट भी बोला जाता है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सी में है गिरिव्रज और राजगिरी पाटलिपुत्र एवं कौशाली क्रमशः इसकी 3 राजधानियां बनी। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। 20वां क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नंद का, क्योंकि उस समय घनानंद जी थे, मतलब घनानंद शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई शक्तिशाली नगर राज्य है? इसका लैंग्वेज थोड़ा अजीब है, तो आप ये जान लीजिए कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था 6वीं सदी में? तो मगध था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला, खरोष्टी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कृष्ट करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। और पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? तो सिकंदर के आक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था, यही प्रभाव में नहीं था ये, इसलिए आंसर ऑप्शन डी सही होगा कि इसने भारत को यूनान की रियासतों में मिलाया था या बनाया था, तो ये गलत बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन स्थापित नहीं थी? तो किस राज्य में गणतांत्रिक शासन नहीं था? तो मगध में राजवंश चल रहा था, वहाँ गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था नहीं थी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जिसको नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो कौन था इसमें से? तो इसका आंसर है बिंबिसार था, जो नियमित रूप से अस्थायी सेना रखता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मानंद को, जिसको एकारत भी बोला जाता है। डेरियस या दारयबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया, जिससे उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन डी, हेरोडोस्ट, ये इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बाकी ये तीनों आए थे। महाजनपद काल में सीढ़ियों के संचालन को कहा जाता था, तो सीढ़ियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था, ऑप्शन ए सही है। गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का क्या अर्थ है? तो धनी किसान अर्थ होता है। 11वां क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है, अब वीडियो को रोककर आराम से इसकी सूची मिला सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। अष्टकुलक संबंधित है, देखिए अष्टकुलक संबंधित है परामर्शदायी संस्था से, और महामात्र संबंधित है उच्च कोटि के अधिकारियों से, और तीसरा बलि साधक संबंधित है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी से, और सौलिकिक या शुल्काध्यक्ष संबंधित है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारियों से। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो देखिए ये बोल रहा है ऐसा कौन सा वंश है मगध का
जो अपने ही पिता की हत्या करके राजा बना, तो इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजा बना, फिर इन्हीं को इनके पुत्र अजातशत्रु को उनके पुत्र उदयन ने मार डाला था, मतलब हत्या करके खुद राजा बना, तो इसीलिए ये इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, हर एक वंश को। तो आप इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है पितृहंता वंश किसको बोला जाता है। 13वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। फिर से सूची मिलान करना है, एक तरफ मगध है, दूसरी तरफ राजधानियां हैं, तो आप आराम से वीडियो को रोककर मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की राजधानी थी अधिक्षित, और कौशल की राजधानी साकेत थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अभी ऊपर भी आप लोगों ने देखा था, तो अंगुत्तर निकाय ये एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो इसमें से कौशाम्बी ये मगध की राजधानी नहीं थी, बाकी ये तीनों मगध की राजधानी रह चुकी थी। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर है डेरियस डायर वाहू ने। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऊपर भी आप लोगों ने इसको किया, इसलिए इसको आराम से कर सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाइटे स्पीच या वितिस्ता, जिसका वर्तमान नाम झेलम है, इसका युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। फिर से मैच करना है, तो एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ वंश है, तो आप आराम से वीडियो रोककर मैच कर सकते हैं। ए का बिंदुसार हरेक वंश से संबंधित है, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है, और महापद्मानंद नंद वंश से संबंधित है, और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह टॉपिक वाइज आपको अब सभी सब्जेक्ट के MCQ को लगवाऊंगा। तो मैं कभी मुझे पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो माफ़ करिएगा। आप चाहे तो वीडियो खुद रोक कर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको बस क्वेश्चन को देखकर खुद आंसर देना, उसके बाद आंसर को देखना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।